बिफोर रिएक्शन। अब आफ्टर रिएक्शन यहां पे क्या होगा, यहां पे पिस्टन ऊपर नहीं जाने वाला है, नीचे जाएगा, क्योंकि गैस कंज्यूम हो रही है और सॉलिड बन रहा है, समझा? तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं यहां पे। अरे खाली साइन कन्वेंशन का फर्क है और कुछ नहीं है। देखो भाई, इस बार वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है क्योंकि यहाँ पे एक्सपांशन नहीं कंप्रेशन हुआ है, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है। अब कंप्रेशन अगर हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पिस्टन है वो नीचे शिफ्ट हुआ है, नीचे आया है ना, डाउनवर्ड। अब अगर ये डाउनवर्ड आया है मतलब फिर से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम में चेंजेस नजर आ रहा है, तो इसका मतलब वर्क हुआ है यहाँ पे। बट इस बार जो फोर्स लग रहा है पिस्टन पे वो कहां से लग रहा है? सराउंडिंग से, सिस्टम से थोड़ी लग रहा है, सराउंडिंग का फोर्स लग रहा है ना उस पे। ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है सराउंडिंग में, इसका प्रेशर लग रहा है तभी तो नीचे आ रहा है ये, बराबर है? तो ऐसे केस में वर्क सिस्टम थोड़ी कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने को यहां लिखना पड़ेगा वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। ठीक है, ये लिखना है अपने को। और याद रखो ये जो प्रोसेस है ये कंप्रेशन है, और इसके पहले जो बताया था वो, हाँ वो एरो पे लिख लो, एक्सपांशन। सही डेफिनेशन है ये। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड ऑल्सो फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। अभी है ना वर्क, क्योंकि एनर्जी है तो इसके यूनिट्स लिखने हैं, ठीक है? चलो अभी यूनिट्स पे सब लोग ध्यान दो। पहले तो एसआई यूनिट तो जूल है, बराबर है? अभी मैं तुमको बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, ध्यान दो इधर। तो एसआई यूनिट जो है दैट इज जूल, या फिर आप जूल को न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, पता है ना ये जूल न्यूटन मीटर होता है, नहीं मालूम है तो लिख लो।
हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कभी कभी यही सेम यूनिट, जो बैठ हो रहे, अपने को सीजीएस में भी दे सकते हैं। तो अगर सीजीएस दिया ना, तो 1 जूल जो होता है वो 10⁻⁷ अर्ग्स होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। तो अर्ग्स में आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। इसके बाद आता है 1 कैलोरी विच इज इक्वल टू 4.184 जूल। कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। और एक आता है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which is 1.6 10⁻⁻19 जूल। ये सारे यूनिट याद रखो, कोई भी यूनिट में कन्वर्जन आ सकता है। ऐसा यूनिट जूल है। सीजीएस में 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स होता है। अगर कैलोरी में आया तो याद रखना 1 कैलोरी 4.184 जूल होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स है एनर्जी के। लिखो जल्दी। हाँ, तो वर्क समझ में आ गया ना। अभी हीट पे ध्यान दो सब लोग। नेक्स्ट, देखो हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसका डेफिनेशन आएगा हीट जो है वो यूनि डायरेक्शनली फ्लो करता है। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। तो यहाँ पे डिफरेंस इन टेम्परेचर होना जरूरी है, क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट है और अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा वहां पे। इसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसलिए थर्मल इक्विलिब्रियम ना हो और अपन हीट का फ्लो करवाना चाहते हैं तो टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है। अगर मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, सिस्टम का ज़्यादा है, तो जो एनर्जी है हीट वो सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, और अगर सराउंडिंग का ज़्यादा है सिस्टम का कम है तो सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आएगा। बराबर है। अब यहाँ पे भी आपको यूनिट वही लिखना है जो मैंने पिछली बार लिखवाया, सेम यूनिट है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग जो एसआई यूनिट है ना वो क्या लिखेंगे, जूल ही लिखेंगे, या फिर न्यूटन पर मीटर नहीं है, न्यूटन मीटर है। सीजीएस में वही 10⁻⁷। अरे मुंह बंद करके लिखो यार, फालतू की बकवास करते रहते हैं। हाँ, पेपर में तुमको 4 मार्क 2 मार्क ऐसे आते हैं, फिर भी शर्म नहीं आती है।
सेम वही सारे यूनिट्स लिखने हैं। अब यहां पे एक होता है साइन कन्वेंशन। अब ध्यान देना इधर, ये थर्मोडायनामिक्स में काफी काम का होता है, साइन कन्वेंशन। जब भी एनर्जी सिस्टम में आती है या सिस्टम से बाहर जाती है, ये दो ही फॉर्म में हो सकता है, या तो हीट के फॉर्म में या फिर वर्क के फॉर्म में। तो अपने को ये पता करना है कि अगर हीट के फॉर्म में एनर्जी सिस्टम में एंटर कर रही है तो उस टाइम पे साइन कन्वेंशन क्या होगा, और अगर सिस्टम से बाहर निकल रही है हीट तो उस टाइम पे साइन कन्वेंशन क्या होगा। पहले हीट के बारे में देखते हैं। तो यहां पे मैं ऐसे एरो बना रहा हूं, देखो अभी एरो जो है वो इसलिए बनाया बिकॉज आपको समझे कि सिस्टम के अंदर फिलहाल हीट सिस्टम में जा रही है, सराउंडिंग से सिस्टम में। अगर सिस्टम में हीट जा रही है तो हम यहां पे लिखते हैं हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है। और इस केस में थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि Q का जो साइन कन्वेंशन है वो हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग का एनर्जी सिस्टम में आया है तो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो तो बढ़ेगी ना, तो ये प्लस मानना है। लेकिन अगर एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है तो इस केस में हमको लिखना है कि हीट रिलीज हुआ है, बराबर, सिस्टम से सराउंडिंग में गया है। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक यहां पे Q का वैल्यू नेगेटिव नहीं है, साइन नेगेटिव है, बिकॉज ये सिर्फ साइन है, इसको मैथमेटिकली मत देखो। माइनस का साइन मतलब हीट रिलीज हो रहा है और प्लस का साइन मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इतना ही है। वैसे ही अभी वर्क में भी होगा ना। अब मान लो मैंने एक और एरो नीचे बना देता हूं यहां पे, ये वाला। अब ये वर्क से रिलेटेड है। इधर पे एरो अंदर बनाने का मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम है ये, तो मैं लिखता हूं वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो सिस्टम पे अगर वर्क हो रहा है तो यहां पे प्लस का साइन आएगा, वर्क का जो साइन कन्वेंशन है वो प्लस माना जाएगा, सिस्टम पे वर्क हो रहा है। लेकिन अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो फिर ऐसे केस में आपको W का साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेना पड़ेगा। वैसे W 0 भी आता है, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन याद रखो, क्योंकि ना न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल जो वर्क या फिर हीट पे होता है, कंपलसरी है कि आपको साइन कन्वेंशन दिखाना है, क्योंकि अगर आप नहीं दिखा रहे हो तो वहां पे मार्क्स कटेगा अपना। वो इसलिए क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में साइन दिखाने का बहुत इंपॉर्टेंस है, उससे ये पता चलता है कि कौन से डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हुआ है, सिस्टम से सराउंडिंग हुआ है या सराउंडिंग से सिस्टम हुआ है। प्लस दिखा रहे हो तो हीट सिस्टम में ऐड हुई है, मतलब सराउंडिंग टू सिस्टम गई है। माइनस दिखा रहे हो तो सिस्टम से सराउंडिंग गई है, तो ये दिखाना जरूरी है, समझा। भले ही तुम्हारा सही आंसर आ गया लेकिन तुमने उधर प्लस माइनस का साइन नहीं दिखाया है तो मार्क्स नहीं मिलेगा, उधर आधा मार्क्स कटेगा आंसर सही होने के बाद भी, ठीक है। समझाइए साइन कन्वेंशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना हीट को समझना, क्या करने का, घर पे कर सकते हैं ये, कि भाई अपन ने एक कंटेनर लिया, उसमें नॉर्मल पानी डाल दिया, नॉर्मल जो भी है अपना टैप वाटर, और फिर उसके अंदर एक और बर्तन रख दिया, उसमें बहुत सारा आइस डाल दिया। अब हमको पता है कि अभी मान लो आइस तुम्हारा सिस्टम है, आइस इज योर सिस्टम, तो जो आसपास आपने जिस पानी में उस
कंटेनर को रखा है, पानी तो सराउंडिंग का पार्ट हो गया ना। फिर अब पानी का टेम्परेचर ज्यादा है और आइस का टेम्परेचर, तो हीट कहां से कहां फ्लो करेगा? पानी का जो हीट है वो आइस के तरफ फ्लो करेगा, तो आइस का क्या स्टार्ट हो जाएगा? मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, बराबर। तो दैट इज व्हाट? ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर हुआ है ना सराउंडिंग से सिस्टम, और हीट हमेशा यूनिडायरेक्शनली फ्लो करेगा, बराबर है ना? नहीं बोलो नहीं, हमारे इधर ठंडे से गर्म में भी जाता है। हम लोग ऐसा बर्तन पे चम्मच रखते हैं, बर्तन ठंडा हो जाता है। थर्मोडायनामिक्स में ये चीज बताई गई है कि फर्स्ट लॉ, तुमने अगर फिजिक्स में ध्यान है तुमको, फर्स्ट लॉ के हिसाब से एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल, हर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। तो उनके हिसाब से ये भी पॉसिबल है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जा रहा है हीट, और हॉट बॉडी को कोल्ड कर दे रहा है। बट ऐसा सच में नहीं होता ना, ऐसा होता ही नहीं है। हाँ हाँ, हो गया कि लिख के? अरे हुआ क्या गधों, बताओ जरा नेक्स्ट क्या है इसके बाद? कहाँ तक हुआ अपना? हाँ अभी ये बाकी है ना। ये इंपॉर्टेंट है यार, ये टॉपिक से आपको 2 मार्क्स का ये छोटा सा डेरिवेशन भी आ सकता है जो अभी मैं करने वाला हूं, और इससे ओए ध्यान दो इधर, और इससे जो फॉर्मूला निकलने वाला है उस पे 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो 2 मार्क्स का थियरी का क्वेश्चन आएगा, बताता हूं मैं क्या क्वेश्चन आता है। पूछेंगे डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अभी अपने स्टेट बोर्ड के बुक में ना प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो लिखते हैं ना, ये एनसीईआरटी में ना ऐसा भी लिखते हैं वो लोग, एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। व्हाट इज मीन बाय आइसोथर्मल? कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पे जो भी वर्क डन हम निकालेंगे, मैंने बोला पीवी वर्क है तो बॉयल्स लॉ फॉलो होगा, और बॉयल्स लॉ जो होता है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए उसको आइसोथर्म बोलते हैं। पढ़ा है ना आइसोथर्मल प्रोसेस? तो आइसोथर्मल लिख के आने का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। बट ये जो एक्सपांशन हम पढ़ने वाले कैसा है? इरिवर्सिबल। इसके बाद रिवर्सिबल भी है, पहले इरिवर्सिबल पढ़ लेंगे। तो इसको समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? कंसीडर अ सर्टेन amount of an ideal gas in a container fitted with frictionless movable piston of area A at temperature T। टेम्परेचर T मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और जो पिस्टन हम यूज करने वाले हैं उसका एरिया लिया जा रहा है। बताऊंगा एरिया का यूज क्या है वहां पे, ठीक है? अब ध्यान देना, इधर पे डायग्राम लगेगा, ऐसे खाली नहीं समझ में आएगा। इधर पे अपने को डायग्राम लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपांशन होने वाला है वो होने वाला है अगेंस्ट सम कांस्टेंट
एक्सटर्नल प्रेशर, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, उसके अगेंस्ट ये एक्सपांशन होने वाला है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं मैं, जल्दी जल्दी बनाओ, टाइम पास मत करो। वो नहीं है, चलो अभी ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ है एक्सपांशन गैस का अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, कुछ भी एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है, 1 एटमॉस्फेयर, 1.5, 2 एटमॉस्फेयर, कुछ भी हो सकता है। अगेंस्ट दैट प्रेशर आपका पिस्टन ऊपर गया है, बराबर। तो अपोजिंग फोर्स तो था, उस अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वो मूव हुआ और ये डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पे। ये जो मैंने डेल्टा वी क्यू लिखा, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम नजर आया हमको, बराबर है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है, क्योंकि आपका टेम्परेचर टी कांस्टेंट है। अगर ये एक्सपांशन हो रहा है तो आप देख रहे हो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर क्योंकि गैस एक्सपांड हो रही है, प्रेशर कम होएगा, तो बॉयल्स लॉ अप्लाई हो रहा है। और जब ये फाइनली कहीं जाके रुकेगा, उसका फाइनल वॉल्यूम रहेगा वो,
और ये उसका इनिशियल वॉल्यूम है। तो ये पूरा एरिया जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, जो डिस्टेंस है ना उसको डी लिखता हूं मैं, दैट इज एक्चुअली व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम में तो है वो जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। तो अब बात ये है कि इसमें वर्क किया किसने, सिस्टम नहीं किया है, क्योंकि एक्सपांशन हुआ है तो सिस्टम नहीं वर्क किया है। लेकिन अभी अपने को है ना जो ये जो फॉर्मूला अपने को डिराइव करना है कि आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए ना शुरुआत अपने को यहां से करनी पड़ेगी कि जैसे हमको मालूम है कि W जो होता है वो F इंटू डी होता है, बराबर है। और अभी ध्यान देना इधर पे सब लोग, अपन ने प्रेशर का फॉर्मूला लिखा था ना, हाँ, तो फिर इसको मैं F इज इक्वल टू P इंटू ए लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं। अब सुनो इधर, ये जो F है ना यही हमारे को कैलकुलेट करना था, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यूरिंग दिस एक्सपांशन, वो फोर्स अपन जो लिखेंगे यहां पे दैट इज इक्वल टू P इंटू ए लिखेंगे। लेकिन ये P जो होगा ना इसको थोड़ा मॉडिफाई करने का है, क्योंकि ये वर्क अगेंस्ट सम प्रेशर हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे माइनस का साइन डालते हैं। माइनस क्यों डालते हैं, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू इंटू ए आ जाएगा, F के जगह माइनस P एक्सटर्नल इंटू ए, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर हो रहा है, तो जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इसके बराबर या इससे ज्यादा का होगा, तभी ऊपर जा रहा है। सो P एक्सटर्नल इंटू ए, अब ये वैल्यू को यहां पुट करेंगे W पे, ठीक है। अब इसको मैं ना इक्वेशन 1 दे देता हूं, ठीक है, और इसको अपन इक्वेशन 2 लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो बताओ क्या मिलेगा। W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी। अब ध्यान दो, A इंटू डी आपका चेंज इन वॉल्यूम है, क्योंकि A होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू डिस्टेंस का क्यूब, और तो वॉल्यूम हो गया ना। तो अब अपने को ये लिखना है यहाँ पे, सिंस A इंटू डी इज इक्वल टू डेल्टा V, एंड व्हाट इज डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया किसका, पिस्टन का, और डिस्टेंस क्या, जो उसने ट्रेवल किया है ड्यूरिंग एक्सपांशन। तो अगर ये हमको पता है कि A इंटू डी डेल्टा V होता है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V लिखेंगे। तो या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप इसको एक और तरीके से लिखो, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, बराबर है कि नहीं। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसी को बोलते हैं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन। वैसे फॉर्मूला कंप्रेशन के लिए भी यूज हो सकता है, सिर्फ कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है ना, देखो एक्सपांशन में क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि पिस्टन ऊपर गया है। कंप्रेशन में उल्टा हो जाएगा, ये पिस्टन नीचे जाएगा, तो आपका जो फाइनल वॉल्यूम रहेगा वो इनिशियल से कम रहेगा, इतना ही फर्क है। वर्क तो वहां पे भी होएगा ना, फॉर्मूला सेम अप्लाई कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, और जितना मैंने लिखा है सुनो, इतना इनफ है 2 मार्क्स के लिए, कुछ नहीं लिखना इससे ज्यादा। तुम्हारे बुक में मैंने देखा बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, इधर देखो थियरी ज्यादा है अपने बुक में। ये जो एक्सप्रेशन है ना, देखो यहां से स्टार्ट होता है, अब ये यहां से ये लिख दिया, फिर डायग्राम बनाया, फिर ये पूरा थियरी है, फिर ये पूरा थियरी है, बहुत है ये।
इतना नहीं लिखना है, जितना मैंने बताया उतना लिखो। हाँ, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है ये लिख सकते हो तुम कि ऑन एक्सपांशन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर विथ विच द गैस पुशेस अगेंस्ट पिस्टन, जो कि ये है, यही है, F इज इक्वल टू P इंटू ए, वही लिखा है उन्होंने। ठीक है, इतना ही लिखने का है, बाकी कोई थियरी नहीं लिखना। अभी आगे और कुछ लिख सकते हो, सुनो। अभी हो गया कि लिखे? अब इसमें ना दो डिफरेंट केसेस है, उसको समझ लो अब अच्छे से, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब है ना, आपको अगर एग्जाम में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो पहले क्वेश्चन में ये देखो कि गैस का एक्सपांशन बोला गया है कि कंप्रेशन बोला गया है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ना W का साइन डिसाइड होएगा। W कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो अब इसको जरा समझते हैं ऐसे। पहले मैं लिखता हूं यहां पे केस 1। चलो केस 1 पे ध्यान दो। अगर V2 ग्रेटर देन V1 रहा तो ये एक्सपांशन है क्या कंप्रेशन है? ये एक्सपांशन में ही पॉसिबल होगा। ध्यान दो सब लोग। अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा है मतलब एक्सपांशन हुआ है। अब अगर एक्सपांशन हुआ है तो W का जो वैल्यू आएगा बेटा वो तो नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि सुनो अभी इधर फॉर्मूले को चेक करो। अपने को V2 माइनस V1 करना है, बराबर है। अब मान लो आपका V2 आया 10 और आपका V1 था 5, तो डिफरेंस तो 5 आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा है? तो ओवरऑल तो आंसर नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव W आने का मतलब क्या सिखाया था मैंने? देख लो उधर, क्या एक्सपांशन में सिस्टम वर्क करता है? अरे सिस्टम ही करता है ना गधों। सिस्टम वर्क किया तभी तो गैस पिस्टन ऊपर गया है। तो क्या लिखा है मैंने इधर? वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब कि आपको यहाँ पे जो नेगेटिव मिल रहा है इससे ये प्रूफ होता है कि जब भी एक्सपांशन होगा वर्क डन बाय द सिस्टम रहेगा। इतना सिंपल है फिर भी सोच रहे गधे लोग। देन उसके बाद आता है केस 2, इसका अपोजिट, V2 लेस देन V1। ऐसा कंप्रेशन में ही होगा सिर्फ, और इस केस में W का जो साइन आएगा वो पॉजिटिव साइन आएगा। पॉजिटिव ही आएगा ना। ये देखो, अब मान लो आपका V2 छोटा है ना, तो मान लो V2 आपका 5 है और V1 आपका 10 था, तो 5 माइनस 10 माइनस 5, बट वो माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका W का साइन प्लस आएगा। अब प्लस आने का मतलब मैंने क्या बताया था? हाँ, वर्क डन ऑन दी सिस्टम लिखना है। समझा गया? और इसमें तीसरा केस भी बता देता हूं। चलो, वैसे ये अलग से भी लिख सकते थे बट इधर ही बता देता हूं। इसको बोलते हैं बेटा फ्री एक्सपांशन। पता है कि ये व्हाट इज फ्री एक्सपांशन? इसमें क्या होता है, एक्सपांशन ऑफ गैस होता है अगेंस्ट जीरो अपोजिंग फोर्स। अब जीरो अपोजिंग फोर्स का मतलब हुआ कि भाई जो P एक्सटर्नल है वो जीरो है, और ऐसा प्रोसेस करने के लिए ये वैक्यूम में होगा। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर अगर आपका जीरो हो गया तो आपका फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V।
तो पूरा जीरो हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका जीरो, तो जीरो इंटू डेल्टा वी, सो देयर फॉर डब्ल्यू आपका आ जाएगा जीरो, और डब्ल्यू जीरो आ गया तो आप बोलोगे नो वर्क डन, नो वर्क डन। जो अभी आपकी सिचुएशन है, सब लोगों की सिचुएशन यही है, देयर इज नो अपोजिंग फोर्स, कोई प्रेशर नहीं तुम्हारे ऊपर, मजे कर रहे हो, काम तो कुछ कर नहीं रहे हो, तुम्हारा वर्क डन जीरो ही है। हाँ, अभी एग्जाम आएगा ना फाइनल वाला, तब आएगा अपोजिंग फोर्स, लेकिन कुछ बेशरम उसमें भी काम नहीं करेंगे। तो पहला सिचुएशन इधर पे आ गया, ये सीईटी में पूछा था कि कौन से कंडीशन में डब्ल्यू का वैल्यू जीरो आता है, उसमें से अभी ये एक है, एक और है आइसोकोरिक में, क्योंकि आइसोकोरिक में डेल्टा वी जीरो होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, वहां भी वर्क डन जीरो आता है। मैंने लिखवाया था वो आइसोकोरिक में, वो इसी फॉर्मूला से रिलेटेड है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है। हो गया? तो W कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव साइन कन्वेंशन और नेगेटिव साइन कन्वेंशन। जल्दी लिखो। हो गया? अभी देखो इधर ध्यान दो, देखो अभी हमने पढ़ा, अरे गधो, तो अभी फ्री एक्सपांशन का प्रोसेस पढ़ा, उसमें कंडीशन क्या था भाई, कि ये वैक्यूम में होएगा और इसका P एक्सटर्नल जीरो रहेगा, तो फिर W का वैल्यू भी क्या आएगा, जीरो आएगा। दूसरा आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, डेल्टा वी जीरो रहता है, वर्क डन जीरो आएगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा आ गया कोई एक्स्ट्रा आइसोबारिक जहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा पी जीरो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला वैसा ही रहेगा, समझा? आइसोबारिक में कोई चेंजेस नहीं आएगा।
इधर ध्यान दो, देखो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ा और प्रेशर का यूनिट पास्कल में दिया है, तो आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए, क्योंकि पास्कल जो है वो एसआई यूनिट है, तो वॉल्यूम का एसआई यूनिट लीटर नहीं होता है, मीटर क्यूब। अब आप समझो इसको कि अगर P इंटू वी का वर्क निकाल रहे हो तो पास्कल को अपन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी तो लिखते हैं ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब का आंसर क्या आएगा, न्यूटन मीटर, ये क्या होता है, जूल होता है। तो यहां पे लिखो जूल या फिर न्यूटन मीटर में आंसर आएगा, जो कि आना भी चाहिए क्योंकि आप एनर्जी निकाल रहे हो, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। अब नेक्स्ट पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे प्रेशर एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लीटर में होगा, या डीएम क्यूब, लीटर डीएम क्यूब एक ही चीज होती है। तो इस केस में वर्क डन आएगा लीटर एटमॉस्फेयर, जो कि बिल्कुल भी ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है। तीसरा केस, प्रेशर का यूनिट बार में भी आ सकता है, वॉल्यूम लीटर में दिया है तो यहां पे आएगा लीटर बार। अब देखो तुम्हारे को एग्जाम में जानबूझ के वो यही वाला देंगे और तुमसे कन्वर्जन मांगेंगे कि भाई वर्क डन इन जूल्स निकाल के बताओ। अब तुम जब देखोगे कि एटमॉस्फेयर, और मैं गारंटी बोलता हूं तुमको ये पास्कल देंगे ही नहीं, स्टेट बोर्ड में तो नहीं देते, वो लोग जानबूझ के अपने को लीटर एटमॉस्फेयर या लीटर बार देते हैं। अब जब अपन वर्क डन निकालेंगे तो वो तो ये यूनिट में आएगा, फिर तो मुझे ये क्या, ये ऐसा यूनिट है क्या एनर्जी का, जूल चाहिए ना, कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन बता रहा हूं, अब कन्वर्जन पे ध्यान दो। इधर 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना जूल होता है, 101.3 जूल होता है 1 लीटर एटमॉस्फेयर। और वैसे ही 1 लीटर बार को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो बेटा ये तो 100 जूल होता है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, अब जिनको ये याद रहा वो कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल आएगा तो। तुम्हारे को वॉल्यूम है ना, सारे न्यूमेरिकल में लीटर में दिया रहेगा, और प्रेशर या तो बार में होगा या फिर एटमॉस्फेयर। फिर वो लोग लिख के देंगे कि कैलकुलेट वर्क डन इन जूल्स, ऐसा लिख के ही आएगा। तो आप डायरेक्टली जूल नहीं निकाल सकते, पहले आंसर निकाल लेने का, बाद में कन्वर्ट कर देना। तो लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 101.3, और लीटर बार को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जूल में आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भाई। अभी न्यूमेरिकल है, जो फॉर्मूला अभी हमने सीखा उस पे न्यूमेरिकल करोगे चेंज। ध्यान दो, अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका सॉल्व्ड एग्जांपल है, पहले वो बता देता हूं। पेज नंबर 68 पे दिया है, क्वेश्चन है 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांडेड आइसोथर्मली, देखो वर्ड आया एक्सपांडेड और दूसरा लिखा है आइसोथर्मली, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फ्रॉम 15 डीएम क्यूब टू 20 डीएम क्यूब। अब अगर गैस एक्सपांड हुआ है मतलब V1 छोटा V2 बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब V1 मेरा 15 डीएम क्यूब है, लीटर हो गया है, लीटर, हाँ, और V2 कितना है 20 डीएम क्यूब एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 बार, मतलब P एक्सटर्नल 1.2 बार है। देखो बार यूनिट में आ गया ये, मतलब आपका आंसर जो आएगा वर्क का वो लीटर बार में आएगा, डीएम क्यूब लीटर ही होता है, तो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उन्होंने क्वेश्चन में लिख के दिया है एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन डीएम क्यूब बार एंड जूल, मतलब पहले आपको डीएम क्यूब बार यूनिट में ही निकालना है और फिर बाद में आपको उसको कन्वर्ट करना है जूल में, दोनों करना है अपने को, ठीक है।
तो अभी ध्यान दो, अपने को वर्क निकालना है 2 यूनिट में। कौन से यूनिट में? डीएम क्यूब बार में निकालना है एंड उसके साथ साथ जूल में भी निकालना है, दोनों यूनिट में निकालना है। तो पहले अपन यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है अपना? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 बराबर। तो ये हो गया 1.2 बार। V2 कितना है? 20 डीएम क्यूब और V1 कितना है? 15 डीएम क्यूब, करेक्ट। तो कितना बचेगा यहाँ पे? 5 बचेगा इंटू 5 डीएम क्यूब, 12 5 जा 60, मतलब 6 आंसर आएगा माइनस में, बराबर है कि नहीं? ये आ गया। अब देखो इधर पे साइन कन्वेंशन क्या है? माइनस। ये आंसर आएगा डीएम क्यू बार में। अब इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए अभी कन्वर्जन बताया था कि 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल होता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो W इज इक्वल टू -6 डीएम क्यूब बार इंटू 100 जूल पर डीएम क्यूब बार। तो ये डीएम क्यूब बार और ये कैंसल, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 600 जूल। ये है 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल। ये स्कोरिंग है एकदम, क्योंकि यहाँ पे अपने को कैलकुलेशन ज्यादा होता नहीं है, 2-2 मार्क्स के लिए इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कैलकुलेट करने बोला है। रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। अभी यहाँ पे गैस कंप्रेस हो रही है फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 25 डीएम क्यूब टू 13 डीएम क्यूब। तो इधर V1 जो रहेगा ना वो 25 डीएम क्यूब रहेगा और V2 रहेगा 13, क्योंकि हमने पढ़ा कि जब गैस कंप्रेस होती है तो V1 जो है वो बड़ा वैल्यू होता है और V2 जो है वो छोटा वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा है व्हेन द वर्क ऑब्टेन्ड इज 4862.4 जूल दिया हुआ है। हाँ, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सुनो पहले। यहां पे फॉर्मूला तो वही लगेगा क्योंकि हम एक्सटर्नल प्रेशर निकालना है, लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट है कन्वर्जन। क्योंकि वर्क जूल में दिया है, आपको प्रेशर का यूनिट या तो एटमॉस्फेयर में चाहिए या फिर बार में चाहिए। तो अपन एग्जाम में ना इजी वाला चुनने का हमेशा, बार वाला यूनिट, क्योंकि वो 100 है ना उधर, तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करना इजी हो जाएगा, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले ये वर्क का यूनिट चेंज कर देंगे, इसको चेंज करेंगे। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? ये जूल है, बराबर। इधर ध्यान दो, अभी कहां लिखा था? हाँ, ये देखो। अब अपने को अगर लीटर बार को जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, बट अभी इस बार उल्टा करना है अपने को, जूल को लीटर बार करना है। समझा? लीटर बार क्यों करना है? वॉल्यूम लीटर में दिया है तो लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो अपन पहले क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो हम लोग इसको लिखेंगे 4862.4 जूल डिवाइड बाय 100 जूल पर लीटर, ठीक है। क्या आंसर आएगा? देखो, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 48.624 लीटर बार आ गया। अब अपने को है ना इजीली आंसर मिल जाएगा, क्योंकि लीटर से ये डीएम क्यूब भी लीटर ही होता है, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा
बार में आंसर चाहिए, पी एक्सटर्नल निकालना है, करो अभी सॉल्व इसको। फॉर्मूला वही है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अपने को चाहिए P एक्सटर्नल, तो हम लोग W से डिवाइड कर देंगे V2 माइनस V1 को, ठीक है। सो W का वैल्यू कितना आया, 48.624 यूनिट क्या है, लीटर बार। इसको भी ना लीटर ही लिख दो DM क्यूब के जगह। V2 कितना दिया है, 13 लीटर माइनस 25 लीटर बराबर, तो -12 आएगा, तो राइट में माइनस और लेफ्ट में माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने को मिलेगा माइनस पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 48.624 लीटर बार डिवाइड बाय, इधर माइनस आएगा ना, माइनस नीचे क्या आएगा 12 लीटर, 12 से डिवाइड कर दो उसको, लीटर से लीटर कैंसिल, 4 पॉइंट में आंसर आएगा। ये देखो ये भी माइनस से माइनस गया, तो डायरेक्टली ये कैंसिल हो जाता है और आंसर आता है 4.052 क्या बार आ जाएगा। अगर मुझे एटमॉस्फेयर में पूछा होता ना, तो मैं यहाँ पे डिवाइड किससे करता, 101.3 से, वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, 100 और 101 ही है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस आंसर में आने नहीं वाला है, तो 100 ले लेने का अपना टाइम बचेगा वहां पे। ये आंसर है। अगेन 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए। जैसे जैसे एग्जाम ऐसा नजदीक आने वाला है ना, वैसे वैसे तुम्हारा बिहेवियर और तुमको मतलब केयरलेसनेस बढ़ गया, तुम हो गए हो और कैजुअल। हाँ, क्योंकि तुमको लग रहा है कि भाई हम पढ़ेंगे अब अगले महीने, फिर उसके बाद अगले महीने, है ना, तो ये दिख रहा है भी मेरे को। जस्ट सीरियसनेस बढ़ना चाहिए कि भाई कम दिन बचे, अभी पढ़ाई करना है, तो तुम्हारा सीरियसनेस और खत्म होता जा रहा है, पहले तो था ही नहीं, तो जो बच्चा कुचा था वो भी अभी खत्म हो रहा है, क्योंकि अब तक कुछ लोगों के कंसिस्टेंसी के साथ 0, 2, 3 ऐसे मार्क्स आ रहे, मतलब इतनी जबरदस्त कंसिस्टेंसी है कि वो लोग अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहते, है ना, उनको रिकॉर्ड बनाने का है, तो भाई 10 टेस्ट में कंटिन्यू 2 लाएंगे, आउट ऑफ हो गया ना, 20 हो गए, ऐसा ही कुछ चल रहा है। अभी तक शर्म नहीं आ रही है कि भाई 3 महीना बाकी है, सिलेबस इतना सारा हो गया, लेकिन हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हाँ बदरी, तेरे को फुल मार्क्स मिल रहा है, तेरा दांत क्यों दिखा रहा है इतना गधे। इधर आके बैठते हो, पढ़ाई नहीं करते, तुम टाइम पास करते हो। हाँ तो तभी तेरे को 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। हाँ तो फिर मार्क्स क्यों नहीं आ रहा। हाँ थोड़ा थोड़ा बहुत में कितना होता है, 18 मिलेगा, 20 में से 18, 15 देख लेंगे ना। हाँ ये तुम है ना खाली मजाक में ले रहे हो, ठीक है, ले लो अपना लाइफ मजाक में, और क्या, मेरे को क्या है। ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है, अब तुम्हारे को फिजिक्स में तो कुछ समझा नहीं रहेगा, मेरे को पता है क्या समझा है। पता कार्नोट साइकिल में क्या होता है, कार्नोट होता है और साइकिल चलाता है, इनका लॉजिक मालूम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले ही बाहर से आवाज, तुम यार मुंह बंद करो अभी, पर्दे से आवाज रोकेगा। ऐसे गधों को पढ़ाता हूं मैं।
है ना। उसको लगा साउंड ट्रेवल नहीं करेगा पर्दे से, तो पर्दा बंद कर रहा है ऐसा। हाँ क्या 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 अफसोस में क्यों बैठा है, क्या चीज का अफसोस कर रहा है? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम बोर्ड में आया है, क्वेश्चन नंबर 4.3 सॉल्ट एग्जांपल का। 200 ml ethylene gas and 150 ml of HCl. Ethylene is C2H4. Ethylene is C2H4 और उन्होंने बोला उसमें HCl गैस ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये है C2H5Cl, ये भी गैस है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा था, उसके पीछे इसमें कॉन्सेप्ट है, इसके लिए क्वेश्चन बोर्ड में आया था। उन्होंने बोला कि इसका जो वॉल्यूम है 200 ml है और इसका जो वॉल्यूम है, हाँ अब इससे पहले अपने को प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें, क्योंकि अगर हमने प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकाल लिया तो अपने को पता चल जाएगा कि इनिशियल वॉल्यूम कितना है और फाइनल वॉल्यूम कितना है। आगे उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है The gases were allowed to react at 1 bar pressure according to the reaction. 1 bar pressure मतलब P external, ये 1 बार हो गया। और अपने को बोला है कैलकुलेट द पीवी वर्क इन जूल, तो अपने को आंसर जूल में निकालना है। फॉर्मूला तो वही है, बट अभी अपने को V1 और V2 फाइंड आउट करना है यहां से, और ये 11th के कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। क्योंकि बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको और इसको ऐड कर देंगे तो 350 ml अपना V1 हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहां पे अप्लाई होता है इस क्वेश्चन में मोल थोड़ी निकालना है। ये है उसका आंसर। ये 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में लॉज थे, उसमें से एक लॉ है जो स्पेसिफिकली गैसेस रिएक्शन जो होता है, जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब गैसेस होते हैं, उसके लिए वो लॉ था, जिसमें वो ये बोलता है कि व्हेन द गैसेस कंबाइन एंड गैसेस प्रोड्यूस्ड दे डू सो इन अ होल नंबर रेशियो। मतलब कि यहाँ पे ऐड नहीं होने वाला है वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो होता है। मतलब जब रिएक्शन होगा ना तो रेशियो में कंबाइन होंगे और रेशियो में फॉर्म होंगे। सो व्हाट इज द रेशियो? 1:1:1 है, ये 1:1 का रेशियो है, और ये भी 1 ही है। तो 1:1:1 के लिए अपने को वॉल्यूम क्या लेना है, बोलो? इसका 1 मोल कितना है? अब इधर तो ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये 150 है तो ये भी 150 ही होना चाहिए, मतलब वहां पे 50 ml एक्स्ट्रा है। अपने को तो रेशियो में कंबाइन करना है, 1:1 का रेशियो, तो मिनिमम वॉल्यूम 150 है, तो मिनिमम के साथ ही जाएंगे अपन, समझे कि नहीं? क्योंकि अगर ये अभी तुम बोलोगे सर ये 200 है तो इसको 200 कर दो, तो क्वेश्चन में 200 थोड़ी दिया है। तो अगर ये 150 है तो इसका भी 150 रिएक्ट करेगा। इसका मतलब जो मेरा V1 आएगा ना वो 150 प्लस 150 मतलब 300 ml आएगा, विच इज 0.30 लीटर, 0.3 लीटर होगा ये। तो अब बात है कि ये कितना बनेगा? अरे 1:1:1 है ना, तो जब ये दोनों 150 है तो वो भी 150 होना चाहिए, तभी तो 1:1:1 का रेशियो आएगा। तो इसका मतलब मेरा फाइनल वॉल्यूम इज, मतलब कितना लीटर? 0.15 लीटर, ऐसा निकलता है। वो 11th का कॉन्सेप्ट लगता है इधर, और ये सिर्फ
तब अप्लाई होता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेज हैं। यहां पे वॉल्यूम एडिटिव नहीं है, मास होता ना तो मैं ऐड कर देता, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का रेशियो होता है, रेशियो। गैसेज हमेशा रेशियो में कंबाइन होती है और जो प्रोडक्ट बनता है वो भी रेशियो के हिसाब से बनता है। अभी जैसे मान लो ये रिएक्शन है, अब ये रिएक्शन है, ध्यान दो इधर, नाइट्रोजन के बाजू में कोई नंबर है क्या? हाँ, तो इसका रेशियो 1 है, इसका रेशियो 3 है, तो इसका 2 होना चाहिए। तो अगर मान लो मैंने इसको 50 ml लिया तो ये कितना होना चाहिए? हाँ, और ये कितना बनना चाहिए? 100। नहीं तो कोई बोलेगा सर इसको ऐड करके 200 बनेगा, नहीं बनेगा 200, ये रेशियो में जाता है। तो अगर 1 वॉल्यूम 50 ml है तो 3 वॉल्यूम उसका 3 टाइम्स होगा, 2 वॉल्यूम उसका 2 टाइम्स होगा, तो तभी तो 1:3:2 का रेशियो आएगा। तो इधर रेशियो क्या है? हाँ, तो अगर ये 1 वॉल्यूम 150 है तो ये भी 150, मतलब इधर 200 ml एक्स्ट्रा दिया, सॉरी 50 ml एक्स्ट्रा दिया है जो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रेशियो के हिसाब से इसका 150 इसके 150 के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो इसलिए इनिशियल वॉल्यूम 0.3 है और फाइनल वॉल्यूम 0.15 है। अभी सॉल्व करो, W निकाल के बताओ मेरे को। सेम फॉर्मूला, -P एक्सटर्नल V2 - V1, करो सॉल्व। पहले आंसर लीटर बार में आएगा, पहले आंसर लीटर बार में आएगा, बाद में उसको कन्वर्ट करना जूल में। लीटर बार 1500 आ रहा है जूल में। क्या बोल रही है? 15 आ रहा है ना, इधर 0.15 आएगा। लीटर बार जूल में अरे लीटर बार में 0.15 आएगा। तू 15 में से 30 नहीं माइनस कर रही है, 0.15 में से 0.3 माइनस कर रही है। हाँ, नहीं रेशियो। हाँ, तो 200 उन्होंने दिया ना, बट रिएक्ट कितना करेगा? 150 करेगा। 1:1 का रेशियो है, समझा? अगर इसका 200 और उसका 150 लेंगे तो 1:1 कहाँ से आएगा? हाँ, देखना अभी वहां पे मैंने 50 ml लिया ना 1 को, तो फिर 3 टाइम्स उसका ट्रिपल हो गया, 2 टाइम्स उसका डबल हो गया, तभी तो रेशियो आएगा ना, 51 जा 53 जा 52 जा। तो बाकी के जो रहेंगे ना वो अनरिएक्टेड। हाँ, बट अभी उतना डिफिकल्ट नहीं बताने गए, इतना इनफ है। अकॉर्डिंग टू द रेशियो, अगर ये 2 होता ना तो ये, हाँ, ये 300 बनता, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री 2 होता तो ये डबल बन जाता है इसका, समझा? तो ये आएगा इधर -1 बार 0.15 माइनस 0.30 लीटर, ये लीटर में आएगा। तो कितना आंसर आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लीटर बार। ये आया क्या पहले? हाँ, अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें? जूल में। तो अभी वही सेम कन्वर्जन, माइनस नहीं, प्लस 0.15 इंटू 100 जूल पर लीटर बार। लीटर बार से लीटर बार कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 15 जूल। अच्छा, अगर एग्जाम में बोला ना कि किलो जूल में कन्वर्ट करो तो करना है उधर। अगर जूल को किलो जूल में बोला 10⁻³ करना है, हाँ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है उसको, बट अभी इधर जूल पूछा है तो इतना ही है, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करोगे पूरा।
एक्सरसाइज का पेज नंबर 88, पेज नंबर 88 है। एक्सरसाइज में पेज नंबर 88 निकालो और उसमें ना क्वेश्चन नंबर 13 है। 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सेम ऐसा ही टाइप का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ अमोनिया in which volume changes from 8 dm cube to 4 dm cube। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि गैस एक्सपांड हो रही है कि कंप्रेस हो रही है। बोलो, वॉल्यूम 8 से 4 हो रहा है, कंप्रेशन है ये, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। V1 बड़ा है, V2 छोटा है। आगे लिखा है कि एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 43 बार, मतलब P एक्सटर्नल दिया है 43। पूछा है इन व्हाट डायरेक्शन द वर्क एनर्जी फ्लोस। डायरेक्शन बताने से पहले वर्क का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, प्लस आ रहा है क्या माइनस आ रहा है, तभी तो डायरेक्शन बता पाओगे कि सिस्टम से सराउंडिंग जा रहा है कि सराउंडिंग से सिस्टम आ रहा है। तो वर्क निकालना पड़ेगा। डेटा गिवन है, लिखो जल्दी, चलो सॉल्व करो उसको। आधे लोग के पास बुक ही नहीं रही। जूल में आंसर चाहिए, जूल में। और जूल में निकालने के बाद साइन कन्वेंशन देखो और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कौन से डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो कर रहा है वो भी बताना है। हाँ बोलना। ये तो 13 है, पेज नंबर 88। साइन कन्वेंशन। तो इसका जो आंसर है W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल फोर DM³ माइनस 8। इधर -4 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। DM³ बार में आंसर आएगा, कितना आ रहा है? इधर पे आंसर खत्म नहीं होता है, क्योंकि अपने को जूल में कैलकुलेट करना ही है। तो इसको हाँ, तो ये अपने को मल्टीप्लाई करना है 100 से। इसको किलो जूल में भी लिख सकते हैं। अगर इसको 10⁻³ किया तो ये हो जाएगा 17.2 किलो जूल। अब क्योंकि इसका साइन कन्वेंशन प्लस में है, तो इसका मतलब वर्क डन ऑन दी सिस्टम हुआ, बाय द सिस्टम होगा गधो। हो गया।